वैसे तो हमारी जनरल पॉपुलेशन अपनी जनरल हेल्थ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमारी आवाम का एक बड़ा हिस्सा जो कि स्पेशली पढ़ा लिखा है, अपनी हेल्थ को वैल्यू करता है और पुरानी दकियानुसी सोच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न हेल्थ के बारे में जानना चाहता है। और उस डिस्कशन में एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, क्या बेसिक टेस्ट होने चाहिए जिससे आपको अंदाज़ा हो कि यार मेरी या मेरी फैमिली की हेल्थ कैसी है। अब ये टेस्ट गुर्दे के मरीज़ भी करवा सकते हैं और बाकी जनरल पॉपुलेशन भी करवा सकती है, बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर पाकिस्तानी को, बेशक इंडियन को भी, जो कि 18 साल से ऊपर है, साल में एक दफ़ा ये बेसिक टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसिल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी एक और एपिसोड के साथ नेफ्रोलॉजी ट्रैवल सीट से। क्या कुछ बेसिक हेल्थ टेस्ट हो सकते हैं जिनसे आपको अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ का पता चल सके, आपको आइडिया हो सके कि मैं फाइनेंशियली तो ठीक कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी अपनी हेल्थ कैसी है? क्या कोई ऐसी चीज़ है? जी बिल्कुल, कुछ बड़े बेसिक ब्लड टेस्ट हैं जिनसे आप अपनी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इनको मैं 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक वो जो आपने करवाने ही करवाने हैं, जिनके बगैर कोई चारा नहीं है, और दूसरे वो जिनको आप ना भी करवाएँ तो सप्लीमेंट यूज़ करके अपनी हेल्थ बेहतर करके अज़्यूम कर सकते हैं कि वो बेहतर हो गए हैं, लेकिन अगर आप अपनी थारो पिक्चर चाहते हैं तो आपको वो टेस्ट भी करवाने चाहिए। अब वो टेस्ट जो आपको करवाने मस्ट हैं, सबसे पहला आ गया कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि वो टेस्ट जिसमें आपका सेल काउंट देखा जाता है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाता है, और इसमें कुछ और माइनर चीज़ें आती हैं जिसका आपसे कंसर्न नहीं है अगर आप सिक नहीं हैं तो। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी बात है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। इसमें डॉक्टर कुछ आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का भी अंदाज़ा कर सकते हैं इनडायरेक्टली। उसके बाद आ जाता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको अमेरिका में तो बड़ा आसान कर दिया गया है, बीएमपी बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स और किडनी फंक्शन होता है, और सीएमपी जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक प्रोफाइल, जिसमें किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स और लिवर फंक्शन भी आ जाते हैं। पाकिस्तान के एंगल से हम इसको लेते हैं एज रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स। इन तीनों को आप अलग-अलग करवाएँगे। रीनल फंक्शन टेस्ट में क्रिएटिनिन आएगा, बीयूएन आएगी और यूरिया आएगा। इनके एबनॉर्मल और नॉर्मल होने से आपको अपने गुर्दे की हेल्थ पता चल सकती है। लिवर फंक्शन टेस्ट में लिवर के एंजाइम आ जाते हैं, उससे भी आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो सकता है। स्पेशली जो एएलटी और एएसटी हैं, वो फैटी लिवर में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ज़्यादा होते हैं। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का डायरेक्ट किसी बीमारी से रेयरली ही रिलेशन होता है, लेकिन अगर आपको कोई और मसले चल रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिनसे आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में कुछ आइडिया हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल्स, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल भी कहते हैं। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल मेरे ख्याल से आने वाले डेकेड्स के हिसाब से एक बड़ा ही अहम टेस्ट है। ना इसलिए कि इसके बड़े होने की वजह से आपने स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई शुरू करनी है, बल्कि इसको आपने एक बहुत बड़ा टेस्ट लेना है अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को डिटरमिन करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हैं तो 2 बड़ी चीज़ें हैं। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अगर आपके एचडीएल कम है तो इसका मतलब है आप फिज़िकली इनएक्टिव हैं। अगर आपके एलडीएल ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है आप सैचुरेटेड फैट और इस तरह की दूसरी जो फैटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल के बारे में सिर्फ मैं ये अपने पेशेंट को क्लियर करता हूँ कि इसके नंबर
इसके रिजल्ट्स, इसके आउटकम्स उतने डायरेक्टली शुगर की तरह रिलेटेड नहीं होते जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के शुगर के साथ होते हैं। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है और जीन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ लोग आपको नज़र आएगा बहुत ज़्यादा फ़ैट खाएँगे और उनके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हैं, और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, नहीं भी खाते तो जेनेटिकली उनकी लिपिड प्रोफ़ाइल बड़ी एबनॉर्मल होती है। बहरहाल आपने इसको फिर भी लेके अपनी हैबिट्स को, अपने लाइफ़स्टाइल को हेल्दी करना है और इस तरीके से इसको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आ जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी एज ए मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसर्च से साबित हो रहा है। ये किसी खाने का प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बेसिकली बताता है कि आप मेटाबॉलिक अनहेल्दी हैं, आप खाना सही नहीं खा रहे, हेल्दी नहीं खा रहे जिसमें ज़्यादा फ्रुक्टोज़ और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप वर्जिश नहीं कर रहे, आप नींद पूरी नहीं कर रहे, आपको स्ट्रेस है। ये सारी चीज़ें मिल के यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है और बताता है कि आप मेटाबॉलिकली बड़े अनहेल्दी हैं। यूरिक एसिड भी लिपिड प्रोफाइल की तरह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, इसके पीछे मैकेनिज़म्स इतनी सिंपल नहीं है, इसलिए अगेन आपने लड़ने रोने नहीं बैठ जाना कि जी वो तो बहुत मीट खाता है तो उसका यूरिक एसिड नॉर्मल है और मैं कुछ भी खाऊं तो मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आपने अपनी ओवरऑल जनरल हेल्थ को बेहतर करके इसके लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। फिर आ जाता है हीमोग्लोबिन A1C, जो कि बताता है कि पिछले 3 महीने में आपकी एवरेज डेली ब्लड शुगर कितनी थी, और ये जब हाई होता है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, यूजुअली 6.3 से ऊपर, लेकिन 6.3 से कम वाला भी कोई हेल्दी नहीं है। डायबिटीज़ को तो मैं कहता हूँ ब्लड प्रेशर की तरह मेटाबॉलिक डेड एंड, यानी कि इसके बाद तो अब आपने क्रैश होना है, रोड बंद हो गया है, आगे रेटिनोपैथी है, गुर्दे का डैमेज है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, आपकी गली बंद हो गई है। अभी इससे पीछे जो आप खराब सड़क चलते आ रहे थे वो थी प्री डायबिटीज़, और प्री डायबिटीज़ से पहले भी पता नहीं कितनी देर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ खराब थी। तो आपका अगर हीमोग्लोबिन A1C आजकल की गाइडलाइंस के मुताबिक 5.2 और 3 से भी ज़्यादा है, तो वो भी आपने कोशिश करनी है अपनी हेल्थ को बेहतर करके, अपने खाने, वर्जिश, नींद, स्ट्रेस को बेहतर करके इसको नीचे लाने की। जो डायबिटीज़ वाले हैं उनको तो अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ़ौरन रिवर्स गियर लगाएं, अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करें और अपनी हेल्थ को जल्दी से जल्दी बेहतर करें। तो हीमोग्लोबिन A1C भी आपको अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। नेक्स्ट आता है होमा आईआर। होमा आईआर एक कोई सिंपल टेस्ट नहीं है, इसको कहते हैं होम्योस्टैटिक मॉडल फॉर असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये आपकी फास्टिंग ब्लड इंसुलिन और फास्टिंग ब्लड शुगर को लेके किया जाता है। इसको आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की गाइडेंस से भी करवा सकते हैं, पर मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। पहला, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मरीज़ को समझाने के लिए, ये बेसिकली ज़्यादा टेस्ट है डॉक्टर के लिए, और जब हमारे पास सिंपल चीज़ें हैं मरीज़ को बताने के लिए, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, हीमोग्लोबिन A1C, लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड पे उसके लिवर का साइज़, तो हमें वैसे ही आइडिया हो जाता है कि मरीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हाँ, इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, और उन मरीज़ों में जिनको अभी ऑब्वियस चीज़ें नहीं हुई, जैसा कि ब्लड प्रेशर हाई रहना नहीं शुरू हो गया, डायबिटीज़ पक्की नहीं हो गई, प्री डायबिटीज़ भी मशकूक है, उन मरीज़ों में ये टेस्ट करवा के उनको मुंह पे ऐसे दिखाया जा सकता है कि एलो पाजी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अगर आपके पास पैसे और टाइम हैं तो आप ये भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। और लास्टली वो टेस्ट जो करवाने मस्ट हैं उनमें है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में आप बॉडी की जनरल हेल्थ भी चेक कर सकते हैं, और एक नेफ्रोलॉजिस्ट यूरिन एनालिसिस को यूज़ करके बहुत सारे मसलों के अंदर झांक सकता है। ओवरऑल आपका अगर यूरिन बेनाइन है, क्लीन है, उसमें प्रोटीन नहीं है, तो वो आपको तसल्ली दे देता है कि आपकी किडनी ओवरऑल बेहतर शेप में है। अल्दो इसको आपने सीरम क्रिएटिनिन और अल्ट्रासाउंड के सामने रख के ही हमेशा एनालाइज करना होता है।
दूसरे हिस्से में चलते हैं उन टेस्टों की तरफ जो मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आपको करवा लेने चाहिए। उनमें सबसे पहले विटामिन डी का लेवल। विटामिन डी पाकिस्तान में जो भी बंदा सप्लीमेंट की शक्ल में नहीं लेता उसका कम ही होना है। लेकिन अगर आप टेस्ट करवाना चाहें, आपको कोई थकावट है, वीकनेस है, तबीयत सही नहीं रहती, तो मेरे ख्याल से विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक होना चाहिए और उसकी सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपकी सीबीसी यानी कि ब्लड की प्रोफाइल सही नहीं है तो विटामिन बी और फोलेट का लेवल और आयरन का लेवल ये भी चेक किया जा सकता है। ये भी हमारी खुराक की वजह से यूजुअली कम ही होता है और जनरली जो आप अच्छा फील नहीं करते, टायर्ड रहते हैं, उसमें कुछ रोल प्ले कर सकता है और उसके बारे में आपको बता सकता है कि आपको ये कमी है जो कि आप सप्लीमेंट लेके दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ हार्मोन्स, जैसे कि थायराइड की प्रोफाइल जिसमें टीएसएच है, आपके सेक्स हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन है। ये बेसिकली टेस्ट उन मरीज़ों में करवाने चाहिए, बेशक वो ओवरऑल हेल्दी लुकिंग है, जिनमें एक जनरलाइज्ड टायर्डनेस रहती है, वो कोई बेहतर फ़ील नहीं करते, हर वक़्त थकावट महसूस करते हैं, एनर्जी नहीं होती। और इन हार्मोन्स के ख़राब होने के भी ज़्यादा बड़ी वजह आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ है। लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि इन हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है, इनमें इनकी बॉडी में कमी है, तो पहले मैं मेटाबॉलिक हेल्थ सही करूं। अगर मेटाबॉलिक हेल्थ सही करने के बावजूद इनका लेवल कम रहता है तो फिर उसके बाद आप इनकी स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक वर्कअप की तरफ जा सकते हैं। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि 2 तरह के टेस्ट हैं, पहले जो आपने मस्ट करवाने हैं और दूसरे जो आप करवा सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट पड़ा हुआ है। इन टेस्टों को करवाने का मकसद है आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ पे नज़र रखना और अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो आप अपनी सेहत को बेहतर बनाएँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएँगे कि भई कई सारे टेस्ट डॉक्टर डॉक्टर साहब ने मिस कर दी हैं, पीएसए होता है, फलाँ होता है, एग्ज़ैक्टिव चेकअप में मैंने देखा है वो फलाँ सीटी स्कैन है, वो फलाँ मैमोग्राम है। वो सब एक सेपरेट इशू हैं। वो आपने अपनी एज की रिकमेंडेशन के मुताबिक वैक्सीन की तरह करवाने हैं। ये एक ओवरऑल जनरल हेल्थ पिक्चर के बड़े बेसिक टेस्ट थे जो कि हर इंसान को, हेल्दी इंसान को साल में 1 दफ़ा करवाने चाहिए। और अगर आपको कोई स्ट्रक्चरल डैमेज वाली डिज़ीज़ है जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ या हार्ट डिज़ीज़, तो इनकी फ्रीक्वेंसी साल में 4 दफ़ा होनी चाहिए। एनीवेज़ ये थे वो टेस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ और मेरी ओपिनियन में आपकी जनरल मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आपकी ओपिनियन, आपका एक्सपीरियंस इसके अलावा कुछ और है, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। आपने ज़रूर कुछ अल्फाज में, कुछ लाइनों में शेयर करना है, लंबी स्टोरी ऐसे लिखने नहीं बैठ जाना। लेकिन मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा और उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।